एक मिनट, हाँ सॉरी, 9.109 into 10 raised to the power -31। सो पार्टिकल फिजिक्स में बच्चों सबसे पहले आपको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मैसेज आनी चाहिए। ये एग्जैक्ट मैथ केजी में है, ठीक है, हमें केजी में मैथ चाहिए। सो 9.11 10 पावर -31 इट विल बी गिवन इन द पेपर, डेटा बुकलेट में गिवन भी होगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। न्यूट्रॉन, अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मैथ्स को गर्ल्स एंड बॉयज एएस में वी टेक सेम। आशिर, हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मैथ्स को आलियन 1-1 लेते थे, 1U, लेकिन A2 में आके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की मैथ्स को आप प्लीज सेम नहीं लेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स देखो 1-1 ही है, लेकिन हमने क्या करना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की मैथ्स में फर्क है थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर पे जाके। 1.673 है प्रोटॉन की, 1.675 है न्यूट्रॉन की। अब आप कहेंगे सर इतना माइनर डिफरेंस, व्हाई कांट वी इग्नोर दिस? वी कैन नॉट इग्नोर दिस इन A2। आपको आगे जाके पता चलेगा कि हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की एग्जैक्ट मैथ्स लेंगे। शेर, ये बात समझ आ गई? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मैथ्स A2 में सेम नहीं है गजन, दे आर डिफरेंट। लेकिन 10 पावर -27 बड़ा होगा या 10 पावर -31 बड़ा होगा? इलेक्ट्रॉन की मैथ्स ज्यादा है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन की? बताएं, देखते कॉमन सेंस कितना आप लोगों का। -27 इज बिगर और -31 इज बिगर? So 27. -27 इज बिगर। देखो, इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। 10 पावर -2 है सेंटीमीटर, 10 पावर -3 है मिलीमीटर, तो 10 पावर -2 इज ऑलवेज बिगर देन 10 पावर -3। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको 1U कहते हैं, उसकी वैल्यू 1.67 इंटू 10 पावर -27। यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, ये एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू है। केमिस्ट्री वाले इसको 1 AMU भी कहते हैं, फिजिक्स वाले इसको U कहते हैं, ठीक है। ये वैल्यू भी आपने याद करनी है, 1.66 इंटू 10 पावर -27 गिवन भी होगी, ठीक है, समझ आ गई। और इलेक्ट्रॉन की मास 0.005 U है। वाई? एक U की वैल्यू लगाएं जरा यहाँ पे, 1.66 इंटू 10 पावर -27, ये 1U की वैल्यू। अच्छा, 1U का मतलब ये है कि एक, देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एलिमेंट है, वजन कहते हैं सर, एक एलिमेंट है सोडियम, उसकी मास है 23। अब वजन 23 किलोग्राम तो नहीं है, 23U है। वजन क्या करेगा, इसकी मास निकालने के लिए 23 को U से मल्टीप्लाई कर देगा। U की वैल्यू ये है, जिसको मैं दोबारा शेड कर रहा हूँ सामने, 1.67 10 पावर -27। तो इस चैप्टर में बच्चों मैथ्स को केजी में निकालना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इस ग्रीन शेडेड चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी भी एटॉमिक मास को, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ठीक है। -24 है या -27? ग्राम्स में -24 है और किलोग्राम में -27 है। अच्छा, आपको किलोग्राम में जाना है, आपको किलोग्राम में, ग्राम में 24 है, चलो ये जो ब्लू वाला शेड है ये किलोग्राम में, ठीक है, -27, ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा आपको, अभी तक तो मैंने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की मैसेज और उनके चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। फिर आपको मैंने बोला कि कोई भी आइटम गिवन होगा आलियान, तो उसकी मास को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मास नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे केजीज में जाने के लिए? आशिर बोलो, बोलो, हेलो AMU आशिर। से. यू से, यू की वैल्यू कितनी होगी? You say 1.66 into 10 power -27, 24. -7, ठीक हो 27? गया। अच्छा, -27, 24 ग्राम्स में, 27 केजीज में, ये केजीज में। अच्छा, Okay, okay, okay. अच्छा, नाउ गर्ल्स एंड बॉयज जरा मैं शेड करूं, बताएं प्रोटॉन की मास कितनी यू होगी? क्या लिखा है मैंने? 1U, शाबाश। अल्फा की मास कितनी यू होगी? बोले। 4U 4U। इलेक्ट्रॉन की मास 1U डिवाइडेड बाय 1840 1840, गुड वजन। अच्छा, ये बीटा नेगेटिव है, ये वाला बीटा नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव, इन दोनों की मास वही है, 1U डिवाइडेड बाय 1840, इन दोनों की मास सेम है। अच्छा, इन तीनों की मास सेम है सारा। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉन, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव, सेम नहीं है। एक डिफरेंस है, बताएं, स्टार लगा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली -1 चार्ज, बीटा नेगेटिव इज आल्सो, बोलो आशिर,
-1 चार्ज। बट बीटा पॉजिटिव का चार्ज क्या है शीर? पॉजिटिव। +1। दैट्स व्हाई बीटा पॉजिटिव को पॉजिट्रॉन कहते हैं बच्चों, इसको पॉजिट्रॉन कहते हैं। प्लीज इसको एंटी इलेक्ट्रॉन नहीं कहना। अच्छा, ये पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन इज नॉट अ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की मास के बराबर का पार्टिकल हो लेकिन चार्ज +1 हो, दैट इज नोन एज अ पॉजिट्रॉन। एग्जाम्पल देता हूँ, इफ यू प्ले टेबल टेनिस, एक व्हाइट बॉल है एक ऑरेंज बॉल है। टेबल टेनिस की 2 बॉल्स हो, एक को इलेक्ट्रॉन कह दे एक को पॉजिट्रॉन कह दे। एक व्हाइट बॉल एक ऑरेंज बॉल है, सिर्फ चार्ज का फर्क है, कलर का फर्क है, मैच वाइज सेम है। लेकिन क्रिकेट बॉल और टेबल टेनिस बॉल में डिफरेंस है। क्रिकेट बॉल प्रोटॉन है और टेबल टेनिस बॉल जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अब आप हार्ड बॉल पे आ जाएं, जो हार्ड बॉल नहीं होते मेन इंटरनेशनल प्लेयर्स खेलते हैं, वो अल्फा समझ लें आप, दैट इज वेरी वेरी हैवी। अच्छा, अब जो क्रिकेट बॉल है उसको हमने प्रोटॉन का नाम दे दिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज क्रिकेट बॉल, ताकि आपको भूलेगा नहीं। ठीक है बच्चों, अल्फा आ गई हार्ड बॉल जो कि बहुत ज्यादा हैवी है, हार्ड बॉल। इलेक्ट्रॉन आ गया टेबल टेनिस बॉल, ठीक है सारा टेबल टेनिस बॉल। बीटा नेगेटिव भी टेबल टेनिस बॉल, बीटा पॉजिटिव भी टेबल टेनिस बॉल। लेकिन अब आपने कहा है सर न्यूट्रॉन आपने मेंशन नहीं किया। न्यूट्रॉन, चलिए न्यूट्रॉन मेंशन कर देता हूँ। न्यूट्रॉन की बच्चों मास का अगर हम कंपैरिजन करें स्लाइटली हायर है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन का आप समझ लें क्रिकेट बॉल विद अ टेप। क्रिकेट बॉल के ऊपर अगर टेप हो ना, सारा इतना फर्क है कि क्रिकेट बॉल प्रोटॉन है, उसके ऊपर अगर टेप लगा दें, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली अ न्यूट्रॉन। अब आपको बच्चों इनकी मैसेज का कंपैरिजन समझ आ गया? चल जाएगा ना। अब तेरे क्विज लेता हूं, टेबल टेनिस बॉल नाम दे। हाँ, टेबल टेनिस बॉल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, बीटा नेगेटिव या बीटा पॉजिटिव। क्रिकेट बॉल विदाउट टेप, क्रिकेट बॉल विदाउट टेप प्रोटॉन। 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 क्रिकेट बॉल विद टेप न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। एंड वेरी डेंस एंड हैवी इंटरनेशनल जो बॉल्स यूज होती हैं हार्ड बॉल, अल्फा। अल्फा। गुड हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, यूज की फॉर्म में अगर आपको मैसेज चाहिए तो आपने क्या करना है, 1U 4U 1U by 1840, ठीक है, मतलब 4U यानी अल्फा की मास 4 टाइम्स क्रिकेट बॉल की इक्वल होती है। और अगर एक क्रिकेट बॉल के 1840 पार्ट्स कर दो तो जो स्मॉलेस्ट पार्ट आएगा वो इलेक्ट्रॉन की मास आएगी। यानी टेबल टेनिस की 1840 बॉल्स मिलके आपके पास क्रिकेट बॉल की इक्वल होंगी। टेबल टेनिस की 1840 बॉल्स का मैस कंबाइन हो तब जाके एक क्रिकेट बॉल की इक्वल मैस होगी। ठीक है, खैर ये हो जाएगा, इसका मसला नहीं, आगे यूज करते करते पास पेपर में आपको समझ आ जाएगा। सो 1 एटॉमिक मास यूनिट 1.66 10⁻27 है, ये आपको आना चाहिए, केमिस्ट्री वालों को पता है क्या चीज है। अच्छा, नाउ गर्ल्स एंड बॉयज, whenever you see the radiations are coming from any radioactive substance, there are two qualities in that radiation. Number 1 random, number 2 spontaneous. एग्जाम्पल देता हूँ, केमिस्ट्री वाले बच्चों लोग ये कहते हैं, मैं जरा स्लाइड पे आता हूँ आपको समझ आए। केमिस्ट्री वाले लोग ये कहते हैं अगर किसी भी रिएक्शन का रेट ज्यादा करना है तो आप क्या क्या करते हो, जल्दी बोलो। दो स्टडी केमिस्ट्री आपको पता है, अगर किसी रिएक्शन बोलो, टेम्परेचर ज्यादा करते हो, है ना? टेम्परेचर इंक्रीज। गॉड बोलो आशर आगे। प्रेशर इंक्रीज। प्रेशर कर सकते हो और कैटलिस्ट कर सकते हो, यही कर सकते हो, ठीक है। सरफेस एरिया चेंज कर सकते हो, क्रश कर सकते हो किसी चीज को, हाँ वही ना, क्रश कर सकते हो किसी चीज को, यू आर राइट। अच्छा, उसके अलावा तुम कोई कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, सही हो गया। कंसंट्रेशन को चेंज कर सकते हो, ऐसे ही है। गर्ल्स एंड बॉयज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एटॉमिक बम्स। जब भी आपके पास कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो, जिसको हम बेसिकली एटॉमिक बम इज बेसिकली टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, आपको क्या लगता है कि जब टेम्परेचर ड्रॉप करें तो एटम बम नहीं फटेगा? सो टेम्परेचर से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आप टेम्परेचर लो करें या हाई करें, एटम बम एक्सप्लोड करेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। प्रेशर से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, नो मैटर प्रेशर लेस करें या लो करें, एटॉमिक बम ने अगर एक्सप्लोड करना है वो करेगा, कैटलिस्ट कुछ भी नहीं कर सकता। सो गर्ल्स एंड बॉयज, न्यूक्लियर रिएक्शन आर रैंडम इन नेचर,
they cannot be controlled by any external factors. ठीक है, बात समझ आई? They are random and spontaneous. You cannot control a nuclear reaction. वरना तो फिर K2 के माउंटेन्स पे अगर एटॉमिक एक्सप्लोजन करें तो वो नहीं फटना चाहिए, टेम्परेचर इज वेरी लो. ऐसी बात नहीं है. तो मैं इंपॉर्टेंट बात क्या लिखता हूं? न्यूक्लियर प्रोसेसेस या रिएक्शंस आर इंडिपेंडेंट. क्या? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया. ऐसे नहीं है कि यूरेनियम को क्रश करके ब्लास्ट करोगे तो ज्यादा ब्लास्ट करेगा और सॉलिड फॉर्म में कम ब्लास्ट करेगा. ऐसी कोई बात नहीं. आज सारी केमिस्ट्री इधर आके फेल हो जाती है. न्यूक्लियर प्रोसेसेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, या जो भी कैटलिस्ट वगैरह जो भी आपके फैक्टर्स हैं. अब मेरी बात समझो. न्यूक्लियर एक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर कम है लो है. आई समझ? जब यूएस ने 1948 में हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम एक दिन और 6-7 दिन के बाद दूसरा एटॉमिक एक्सप्लोजन की थी, तो नीचे जो भी टेम्परेचर था, जो भी प्रेशर था, बिल्डिंग्स थी, ट्रीज थी, एवरीथिंग गेट वेपराइज्ड विद इन अ सेकंड्स. ठीक है. सो बेसिकली दैट्स व्हाई यूएस डज नॉट वांट ईरान टू बी द न्यूक्लियर पावर. उनको लगता है कि ईरान जिन ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को या कोई और ऑर्गेनाइजेशन, जो लेबनान में कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो इजराइल के अगेंस्ट फाइट कर रही है, तो अमेरिका को लगता है कि इजराइल की एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है. अमेरिका चाहता है कि ईरान शुड नॉट हैव द न्यूक्लियर पावर. आगे जाके आपको पता चलेगा इस इक्वेशन के थ्रू कि हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन. शायद आप उसके बाद एटॉमिक वॉर का नाम भी न लें, इतना डेडली ये न्यूक्लियर वेपन्स है. एंड यू शुड नो दिस, देयर आर ओनली 9 countries in the world. They are known as nukes. Pakistan is one of them. Okay, out of 56 Islamic countries, 1.7 billion people, Pakistan is the only one. 1.7 billion Muslims में से 56 Islamic countries में से 9 countries में से एक पाकिस्तान है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है. इसलिए you are studying with Salman and you are enjoying your rosas and Eid parties. Otherwise जो ईरान में बन रहा है, अस्तगफुरुल्लाह, कांट इमेजिन. ठीक है. अच्छा जी, अब रैंडम और स्पॉन्टेनियस का मतलब ये हुआ. स्पॉन्टेनियस का मतलब ये हुआ कोई टेम्परेचर, कोई न्यूक्लियस, कोई प्रेशर उसको इफेक्ट नहीं करेगा. अच्छा, ये जो मैंने टेम्परेचर वाले फैक्टर्स की बात की है, ये इफेक्ट नहीं करेगा, ये स्पॉन्टेनियस में आता है. ठीक है. रैंडम का मतलब क्या है? रैंडम का मतलब ये है कि अगर एक रेडियोएक्टिव सैंपल से रेडिएशन आ रही हैं, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट रेडिएशन कहां से आती है. फॉर एग्जाम्पल, हाशिर, साराजेब, आलियान किसी स्कूल या कॉलेज के बाहर से गुजर रहे हैं, they just hear the loudness of students, they are making noise. वो ये exactly predict नहीं कर सकते स्कूल के अंदर कौन सा बच्चा बात कर रहा है. random noise आती है. इसी तरह जब रेडिएशन आती है ना किसी भी रेडियो सैंपल से, तो आप exactly predict नहीं कर सकते. you cannot predict which nucleus is going to decay. कि एक सैंपल के सामने वाले आइटम्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, अंदर वाले डिके हो रहे हैं, साइड्स वाले डिके हो रहे हैं. you cannot predict that basically. आप समझ रहे हो रैंडम का मतलब क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट विच न्यूक्लियस इज गोइंग टू डिके. ठीक है. हर न्यूक्लियस की सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके है. कोई भी न्यूक्लियस फट सकता है, किसी भी टाइम फट सकता है अगर एक न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो रैंडम और स्पॉन्टेनियस में डिफरेंस समझ आ गया? स्पॉन्टेनियस मींस कोई एक्सटर्नल फैक्टर, टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता. एंड रैंडम का मीनिंग ये है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू प्रेडिक्ट कौन सा न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय होगा. सबके एक जैसे चांसेस हैं डिस्ट्रॉय होने के. एनी क्वेश्चन रैंडम और स्पॉन्टेनियस के बारे में? कोई क्वेश्चन? यस, जो मैंने बात की है, कोई कंफ्यूजन? यस सारा, शहीर, यस आशिर, एनी कंफ्यूजन? क्लियर? सर वो तलहा का मैसेज आया ग्रुप में, कह रहा लेट मी इन. ओके, तला जाग गया. आए ना, बोले ज्वाइन अगेन. तलक बोले ज्वाइन अगेन. तलहा आ जाओ. बच्चों रैंडम स्पॉन्टेनियस समझ? अब बताइए रैंडम स्पॉन्टेनियस है, नो टेम्परेचर, नो प्रेशर, नो सरफेस एरिया विल अफेक्ट द न्यूक्लियर रिएक्शन. दिस मीन रैंडम स्पॉन्टेनियस. Impossible for you to predict which nucleus is going to decay. रैंडम. Random. ये बात समझ आ गई? That's great.
अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि अल्फा पार्टिकल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ व्हाट? कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स है? गौर से देखें। दिस इज अल्फा पार्टिकल। तला आवाज आ रही मेरी? जी जी सर आ रही है। तला से आपको बता रहा हूँ, आपने पढ़ लेना, हमने पढ़ा किया अभी तक ना, आप थोड़ा सा लेट थे। हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की मैसेज और रिलेटिव चार्जेस पढ़े। मैं स्लाइड भेज दूंगा, आपने यहाँ से देख लेना, ठीक है? न्यूक्लियर में पहली चीज क्लियर। दूसरा, हमने एटॉमिक ओके मास ओके। यूनिट के बारे में पढ़ा कि वन एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो 1.66 10.7 किलोग्राम होता है। लाइक ये देखो, किसी भी चीज की मास जब यूज में गिवन है ना, जैसे सोडियम की मास 23 यूज में गिवन है, तो इसको किलोग्राम में जी कन्वर्ट करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? समझ गए? हाँ नहीं ठीक है ठीक। हाँ, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने ये पढ़ी है कि आपके पास प्रोटॉन, अल्फा, इलेक्ट्रॉन, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव और न्यूट्रॉन, इन सब की मैसेज का मैंने कंपैरिजन बताया है। आपने अपनी तरह से याद कर लेने। इनको मैंने समझा दिया है कि कोई टेबल टेनिस बॉल है, कोई क्रिकेट बॉल है, कोई हॉट बॉल है, फिर मैंने यूज की फॉर्म में समझाया। आपने इन टर्म ऑफ यू इन सब की मैसेज को याद करना है, ठीक है? ये अब लेट हो गए हो, क्लियर? ठीक है, ठीक है ठीक अच्छा। है। उसके बाद कौन बताएगा बच्चों, मैंने रैंडम और स्पॉन्टेनियस में क्या डिफरेंस किया है? कोई भी न्यूक्लियर एक्शन है वो रैंडम और स्पॉन्टेनियस हो सकता है। सारा आप बताओ, स्पॉन्टेनियस क्या होता है? क्या मैंने समझाया? टेम्परेचर या बोले? जो एक्सटर्नल फैक्टर से हम्म, इफेक्ट नहीं होता, मतलब जो न्यूक्लियर बाकी एक्शन। बोलो वो करता है। बोलो बोलो, मतलब न्यूक्लियर जो एक्शन। बाकी नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, सरफेस एरिया, ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं, मगर न्यूक्लियर को इस तरह इफेक्ट नहीं करती, उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। वेरी गुड। एनी न्यूक्लियर एक्शन इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर। तला केमिस्ट्री सारी फ्लॉप हो जाती है इस न्यूक्लियर एक्शन पे आके। आपके टेम्परेचर हाई करने से एटॉमिक बम ज्यादा फटेगा, ऐसी बात नहीं है, सही है? टेम्परेचर, प्रेशर कुछ भी नहीं कर सकते। एक एटॉमिक पावर ने ब्लास्ट करना है, एटॉमिक बम ने, वो बर्फ में भी ऐसी फटेगा, ओशन में भी ऐसी डिस्ट्रॉय होगा, सैंड में भी ऐसी डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है? कोई एक्सटर्नल फैक्टर, चाहे वो क्रश है, पाउडर है, वो ऐसे ही डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है? और रैंडम का मतलब कौन बताएगा बॉयज? सर जी इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। यानी अगर एक रेडिएशन आ रही है किसी रेडियोएक्टिव सैंपल से, तो शेर ये नहीं बता सकता कि सैंपल के कौन से एटम से रेडिएशन आ रही है। अगर एक कमरे में आधा किलोग्राम यूरेनियम है, उससे रेडिएशन आ रही है, तो शेर ये नहीं बता सकता इसके सरफेस से आ रही है, इसके अंदर से आ रही है, इसकी साइडों पे आ रही है। तो मैंने एग्जांपल तला ये दी है, अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बाहर से गुजरो एंड यू हियर अ लॉट ऑफ नॉइज, यू कैन नॉट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट ये मेरे कजन की आवाज है, ये अंदर ये वो बोल रहे हैं, ठीक है? आपको बस नॉइज आती है स्कूल के बाहर से। इसी तरह रेडियोएक्टिव सैंपल के पास अगर कोई मशीन रखो, वो रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा एटम इस वक्त डिके हो रहा है, सामने वाला हो रहा है, एटम नंबर 1, एटम नंबर 5, एटम नंबर 10 मिलियन, कौन सा एटम डिके हो रहा है, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। दैट्स व्हाई दिस इज रैंडम। ये बात तरह समझ आ गई? जी सर। अच्छा, गर्ल्स एंड बॉयज, न्यूक्लियर एक्शन के ग्राफ इस तरह के होंगे, जिगजैग, कभी भी स्ट्रेट नहीं होते, ये रैंडम नेचर को शो करते हैं। देखें, नॉर्मल ग्राफ्स इस तरह के होते हैं ना, नॉर्मल ग्राफ एग्जैक्ट इस तरह की लाइन बनती है, तो न्यूक्लियर एक्शन के जो ग्राफ्स होते हैं वो थोड़े से इस तरह के होते हैं, यूं, ठीक है बच्चों? तो ये रैंडम नेचर को शो करता है, क्लियर? अच्छा, और स्पॉन्टेनियस का मीनिंग समझाता हूँ। अगर एक चीज लेट्स सपोज 1000 ग्राम्स की है और सारा कहती है सर 1000 ग्राम 500 ग्राम में आता है एंड द टाइम टेकन इज 1600 ईयर्स, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 1600 ईयर्स इसकी हाफ लाइफ है। ये 1600 ईयर्स क्या है, इसकी हाफ लाइफ है। अब मुझे बताएं, अगर 1000 ग्राम का सैंपल 500 ग्राम्स में आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको 1600 ईयर्स लगे, लेट्स सपोज। अब मुझे एक बात बताएं, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर लो है, इट डजंट मैटर, वो 1000 ग्राम 500 ग्राम तक आने में 1600 ईयर्स ही लगेंगे। बात समझ आई? और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, 1600 ईयर्स रेडियम की हाफ लाइफ है। किसकी? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका नाम रेडियम है, उसकी हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है। और यूरेनियम, जिसके ऊपर यूरेनियम के ऊपर ईरान एंड अमेरिका की वॉर स्टार्टेड है, इसकी हाफ लाइफ कैन यू प्रेडिक्ट कितनी ईयर्स होगी? अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम आप कमरे में छोड़ दें, आपको पता है कितने टाइम में हाफ होगा रेडिएशन इमिट करने के बाद? अप्रोक्सीमेटली गेस करें आलियान। 1 किलोग्राम यूरेनियम टर्न इनटू हाफ किलोग्राम इन हाउ मच टाइम?
चलें देखना, रेडियम की मैंने कितनी कहा था 1600 ईयर्स, और यूरेनियम की देखना हाफ लाइफ ऑफ रेडियम, पहले बताता हूँ इन ईयर्स। कितना आ गया जी 1600 ईयर्स, यानी 1600 ईयर्स में अगर कोई चीज 100 ग्राम थी तो वो 50 ग्राम पे आ जाएगी आफ्टर 1600 ईयर। आफ्टर फर्दर 3200 ईयर्स वो 50 ग्राम से जीरो पे नहीं जाएगी, 25 ग्राम पे आ जाएगी। आफ्टर फर्दर 1600 ईयर्स वो उसका 12.5 हो जाएगी। लेकिन अब एक चीज चेक करना, ओ माय गॉड, ये अब आपको रात को नींद ना आए शायद। व्हाट अबाउट यूरेनियम, जरा देखना जरा हाफ लाइफ 4.5 बिलियन ईयर्स। इफ यू लीव 1 किलोग्राम यूरेनियम, जैसे जो यूरेनियम 235 है, 704 मिलियन ईयर्स तक गर्ल्स एंड बॉयज इट इमिट रेडिएशन। 704 मिलियन ईयर्स तक इट इमिट रेडिएशन। ओह माय गॉड, तब जाके वो हाफ होगा। आपको पता है कितनी लॉन्गर हाफ लाइफ है ये? तभी तो आज तक हिरोशिमा नागासाकी में अगर आप इसके ऊपर रिसर्च करें, रेडिएशन है उधर। बात समझ आई? वो रेडिएशन खत्म नहीं हो रही। उन्होंने बाकी कंट्रीज से सॉइल को इंपोर्ट किया है, इतना मटेरियल थ्रो किया उस जगह पे, लेकिन स्टिल रेडिएशन। और भाई वो रेडिएशन लेड से नहीं रुकती, आयरन की वाल से नहीं रुकती, आप अंदाजा लगा लें। ठीक है, समझ आ गई? सो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज रियली रियली डेडली। अभी तो आपको ये पता चलेगा कि 1 किलोग्राम यूरेनियम से, अच्छा अब मैं एक और बात आपको बताऊं, 3000 टन कोल एनर्जी बनती है 1 किलोग्राम यूरेनियम से, मुझे लगता है। एक देखना, 1 किलोग्राम यूरेनियम प्रोड्यूस एनर्जी इक्वल्स टू हाउ मच कोल? क्या लगता है? 3000 मिलियन टन कोल है शायद, इस तरह कुछ, इस तरह 3000 मिलियन टन ऑफ कोल के बराबर है। आने दे, लुक एट दिस, चैट जीपीटी जरा एस्टिमेट लगा रहे। सो देखें जी, 1 किलोग्राम यूरेनियम इज प्रोड्यूसिंग 3 मिलियन किलोग्राम। हाँ देख लें, 3000 टन, हाँ मैंने ठीक कहा था। देखो 3000 टन ऑफ कोल अगर आप जलाएं बच्चों, बर्न करें, दैट्स व्हाई यू गेट एनर्जी जस्ट इक्वल टू 1 किलोग्राम यूरेनियम। तो आप अंदाजा लगाएं, अगर एटम बम में 200 से 300 किलोग्राम यूरेनियम यूज कर दिया, ओ माय गॉड, इट्स वेरी डेडली। 1 किलोग्राम यूरेनियम एक सिटी को 2-3 महीने तक पावर दे सकता है, आपको पता है, पूरी एनर्जी पावर, इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स व्हाई थोड़ा सा इस बातों को बताने का पर्पज ये था बच्चों कि आपको ये पता चले कि अमेरिका और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है क्या है, और ये क्यों यूरेनियम के पीछे इतने लगे हुए हैं। यूरेनियम दुनिया में सबसे बड़ी स्मगलिंग यूरेनियम की होती है, आपको पता है। मतलब सबसे खतरनाक जो पनिशमेंट है ना, इसके ऊपर है। नो ड्रग्स, नो हेरोइन, नो कोकेन, सबसे स्ट्रॉन्ग जो पनिशमेंट है दुनिया में, कि अगर पता लग जाए एयरपोर्ट से कोई बंदा यूरेनियम लेके जा रहा है, या यूरेनियम की इनरिचमेंट से रिलेटेड कोई मटेरियल लेके जा रहा है, चाहे वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, उसको नहीं छोड़ेंगी एजेंसीज। समझ आई? दैट्स व्हाई ये, दैट्स नॉट अ जोक। सो एटॉमिक वॉर होगी ना, अल्लाह ना करे, कुछ पता नहीं चलता। अगर अमेरिका ने ईरान में एटॉमिक बम फेंक दिया ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते विद इन अ सेकंड क्या होगा। वो आप वीडियो देख लें यूट्यूब पे, अभी मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट कर सकता, ठीक है? सर जी तो इसको रोका कैसे जा सकता? रोका नहीं जा सकता मेरी जान, दुनिया में आज तक एटॉमिक पावर को रोकने का कोई तरीका नहीं है। तो ये जमीन में भी जाती है? जी, ये जिस जगह लगती है ना, शुरू के इसकी एक्सप्लोजन के 3 सेकंड के अंदर लेफ्ट राइट जो 5 से 7 किलोमीटर होता है ना रेडियस, उसके अंदर बिल्डिंग, इंसान देखते ही देखते उड़ जाते हैं, विद बोन्स वेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन में रेडिएशन जाती है, रेडिएशन इतने दूर जाती है मतलब, और वो रेडिएशन जिसको लगती है वो बंदे की बॉडी से ना, वो बंदा कहता है मैं मरा क्यों नहीं हूँ, उसकी बॉडी से स्किन सारी उतर के नीचे गिरती है। इमोशनल, अब मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। ओके जी, डिके ऑफ द यूरेनियम। गर्ल्स एंड बॉयज, जब अल्फा आउट हो जाए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में तला क्या चेंज आएगा? क्या चीज? एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या डिफरेंस आएगा अल्फा आउट होने से? एटॉमिक मास में 4 का डिफरेंस आएगा, एटॉमिक नंबर में 2 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस आएगा। अच्छा, ये डिके समझना बहुत जरूरी है, आपको आगे काम आएगा। अच्छा, बीटा डिके पे आते हैं बच्चों, गर्ल्स एंड बॉयज। जब बीटा डिके होता है, मैं आपके सामने एक एलिमेंट लिखता हूँ,
लेट्स सपोज यू हैव दिस एलिमेंट सोडियम 2411. AS का बच्चों कॉन्सेप्ट याद करो. What could be the atomic number and mass number over here if you have a beta particle out and you get anti-neutrino with this? इन जगहों पे क्या आएगा x के? AS का लेसन जिनको याद हो, बीटा डिके से एटॉमिक नंबर एक ज्यादा होता है कम होता है? सर जी एक ज्यादा हो जाता। एक ज्यादा होता है. वो शीरी क्या बात है यार, गुड. और मैथ नंबर सेम रहेगा. लेकिन यही अगर बीटा नेगेटिव डिके हो, फॉर एग्जांपल एक कम हो जाता फिर। हाँ, अगर हमारे पास सपोज करें एक एलिमेंट है ये, ठीक है, बल्कि इस तरह करते हैं, ऑक्सीजन कर लेते हैं. चलो हाँ, ऑक्सीजन का एक आइसोटोप कर लेते हैं, ये वाला आइसोटोप, ठीक है. चलो इससे बच्चों अगर मैं कहता हूँ लेट्स सपोज वी हैव दिस एंड वी हैव बीटा पॉजिटिव. शीर क्या बोला आपने? अब सर जी न्यूट्रिनो कम हो जाता। आशिर अब एटॉमिक नंबर 7 हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 14. तो आलियान इसका मतलब ये हुआ, अगर आप गौर करें, एक मैजिक हो गया. सोडियम टर्न इनटू, केमिस्ट्री वाले बताएंगे किस में कन्वर्ट हुआ है. सोडियम टर्न इनटू किसका एटॉमिक नंबर है 1224? हाँ, मैग्नीशियम. मैग्नीशियम. वाह हशीर क्या बात है. ओके इधर आते हैं, ये कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन. सो बच्चों मैंने एग्जांपल आपको जानबूझ के इसलिए दी, आपको ये बात पता चले अल्फा डिके और बीटा डिके से एटॉमिक नंबर और मास नंबर चेंज नहीं तो एलिमेंट भी चेंज हो जाते हैं बेसिकली. समझ आई? ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है, ये दोनों एलिमेंट चेंज हो गए हैं, ठीक है. सो दैट्स व्हाई सारा व्हेनेवर देयर इज अल्फा डिके एटॉमिक नंबर -2 -4 होगा. ये वाली बात याद रखनी है, अल्फा डिके है, ठीक है. ये सिंपल है, दिस इज बेसिकली सिंपल एंड इजी, ठीक है. अल्फा डिके से -2 ये वाला, -4 टॉप वाला. लेकिन बीटा डिके की जब बात आएगी गर्ल्स एंड बॉयज, सो आपने याद रखना है बीटा डिके से एटॉमिक नंबर इंक्रीज कब होगा? जब बीटा क्या होगा, बोलो तला. एटॉमिक नंबर इंक्रीज कब होगा और डिक्रीज कब होगा, बोलो तला. क्या लिखा मैंने? भूल गई ये चीजें सारा से, भूल गई हो? जब नेगेटिवली चार्ज होगा बीटा वाला तो फिर इंक्रीज होगा, हाँ, जब पॉजिटिव वन वाला होगा तो डिक्रीज होगा। वेरी गुड यार, बात कर नहीं. नेगेटिव बीटा नेगेटिव हुआ तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा. यू कैन सी, देखो 11 से 12 हो गया. और दूसरा क्या बोला है? बीटा पॉजिटिव अगर हुआ तो फिर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा. पॉजिटिव केस में डिक्रीज होगा, नेगेटिव केस में इंक्रीज होगा. ये इंपॉर्टेंट चीजें. अच्छा, ये वो स्किल्स हैं जो इस चैप्टर में रिक्वायर्ड आगे जाके. अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट स्किल, अभी तक बच्चों आपने क्या पढ़ा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास, चार्ज, वो सब पढ़ लिया. रैंडम स्पॉन्टेनियस पढ़ लिया. अल्फा डिके क्या होता है, नेगेटिव डिके क्या होता है, बीटा पॉजिटिव डिके क्या होता है, ये सब आपने पढ़ लिया. गजन ये यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब एनर्जी कन्वर्जन. इस चैप्टर में एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कराना चाहिए. चलें, करते कैसे हैं, कौन बताएगा? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना हो तो आपने 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना है. मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 1.6 × 10⁻⁻19. चलो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ. अगर मैं हाशिर से पूछूं, हाशिर 36 एग्स में कितने दर्जन होते हैं? हाशिर क्या करेगा, देखते हैं. हाउ मेनी डजन आर देयर इन 36 एग्स? 3 क्या किया हाशिर तुमने? 3 लाया कैसे? 36/12 पे डिवाइड कर दिया. इसका मतलब ये डजन भी एग की यूनिट है और नंबर भी एग्स हैं, लेकिन हमने 2 यूनिट्स यूज कर दिए. इसी तरह इन द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, स्पेशली न्यूक्लियर फिजिक्स, एनर्जीज हैज बच्चों 2 यूनिट्स. सारा जेब एनर्जी कितनी यूनिट्स हैं? 2 यूनिट्स. एक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकंड यूनिट है जूल्स. अब बताएं इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कैसे जाते हैं? हेल्प नहीं बच्चों. मल्टीप्लाई 1.6 गुड गजन, आए हुई, क्या बात है. मल्टीप्लाई और वापस जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना हो तो डिवाइड 1.6 10⁻⁻. डिवाइड. चलो अब कोई मुझे बताइए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करूं? मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो. इन मल्टीप्लाई करें
मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलिए ये हो जाएगा। अच्छा बच्चों 50 नैनो जॉल को कैसे कन्वर्ट करूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? 50 नैनो जॉल्स को कैसे कन्वर्ट करूं? नैनो किसे कहते हैं बच्चों? 10 की पावर -9। -9 तो 50, वेरी गुड वजन, 50 इंटू 10 पर -9, वेरी गुड, नैनो लगा दिया। अभी जॉल्स में है, इसको ईवी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूं? डिवाइड। डिवाइड। सारा जेब सच बताओ, क्लियर है? जी सर। ओके, किसी को कंफ्यूजन? अब आते हैं असल बात पे जी। वाओ, ओह माय गॉड, आई ऑलवेज गेट इमोशनल व्हेनेवर सी दिस इक्वेशन। E is equals to mc square. How many of you seen Oppenheimer? किसने देखी मूवी? नहीं देखी? तलक क्या नाम था उस बंदे का जिसने पहला एटॉमिक बम बनाया था? सर वो रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर नहीं था? हाँ, रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर, बिल्कुल आलियन, यू राइट। ओपेनहाइमर में आलियन, ओपेनहाइमर इज अ स्टोरी अबाउट एटॉमिक बम ना, उसके बनने के। हाँ यस यस। अच्छा अब आपको पता चलेगा इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है। गर्ल्स एंड बॉयज, दिस इक्वेशन इज बेसिकली मास एनर्जी रिलेशनशिप। चले कोई बताए E क्या है, M क्या है और C क्या है? एनीवन? एनी वॉलंटियर? ये एनर्जी है। अच्छा, E एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब हो सकती है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये वो एनर्जी है जो अभी रिलीज भी हो सकती है या फिर एब्जॉर्ब भी हो सकती है। ओके गुड। एनीवन एल्स? मास और C स्क्वायर में क्या है बच्चों? सर बोलो। डेंसिटी। C is the speed of लाइट स्पीड ऑफ light, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एंड गर्ल्स एंड बॉयज, M क्या है? mass। अच्छा, whenever you convert any mass into energy, अब आप कहेंगे सर हम तो बड़ी ईद पे बारबेक्यू करते हैं, हम कोल को बर्न करते हैं, हम मैस को एनर्जी में कन्वर्ट तो करते हैं। ओह माय गॉड, दैट इज कंबशन। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। whenever you destroy atom and then energy is produced, में ये क्वेश्चन वहां पे अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ। So girls and boys, this equation seems to be very simple, लेकिन ये इतनी सिंपल है नहीं अप्लाई करने में। डेल्टा E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। आज आपको मैं बताता हूँ किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के ऊपर ये एनर्जी कैसे अप्लाई होती है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। इन अदर वर्ड, ये एनर्जी आपको वो बताएगा कितनी एनर्जी रिलीज हुई है या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। Einstein said matter can be transferred into energy and energy can be converted into matter even. So matter and energy are related by a formula E equals to mc square. ये बात आपको समझ आ गई है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, चलें जी, रेडी हो जाएं जी। हाय 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 हाय, क्या जबरदस्त चीज है जी। आपको मैं इस E equals to mc square को अप्लाई करने का तरीका बताता हूँ। चलें जी, कौन मुझे बताएगा कि इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? आपके सामने एक रिएक्शन है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर कहेगा ट्राई टू अप्लाई E इक्वल्स टू mc स्क्वायर और बताएं कि इसमें एनर्जी रिलीज कितनी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन को रीड करते हैं। यूरेनियम 92 235, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आपके एटॉमिक बम की मेन इक्वेशन। ये यूरेनियम के एलिमेंट के ऊपर स्लो न्यूट्रॉन से हिट करते हैं और यूरेनियम 235 गेट अनस्टेबल, जिसके बारे में अमेरिका कह रहा है कि ईरान के पास 60% यूरेनियम आ गए। वो ये 60% यूरेनियम है, ये वाला। ये इतना रेयर है हमारी अर्थ में गर्ल्स एंड बॉयज। अगर आपके पास पूरा ट्रक यूरेनियम का भरा हुआ ना, उस ट्रक में 99% जो यूरेनियम है वो 238 है, विच इज यूजलेस। और उस ट्रक में आप समझ जाएंगे एक बकेट के बराबर यूरेनियम निकलेगा, दैट इज यूरेनियम 235। और उस बकेट को भी जब आप एनरिचमेंट से गुजारेंगे प्रोसेस से, तब पैनाडॉल की टैबलेट के बराबर यूरेनियम निकलेगा, दैट इज यूरेनियम 235। ओ, यानी एक ट्रक में से अगर पाकिस्तान बलूचिस्तान से यूरेनियम निकालता है, एक ट्रक, आलियान कहता है जी एक ट्रक को यहाँ से एबटाबाद ले जाएं, इस्लामाबाद ले जाएं बलूचिस्तान से, उस ट्रक के अंदर सारी वो सॉइल है जिसमें यूरेनियम है, उसमें से एक बकेट के बराबर यूरेनियम निकलेगा उस पूरे ट्रक में से। उस बकेट में से पैनाडॉल की टैबलेट के बराबर यूरेनियम निकलेगा, ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में, वो यूरेनियम 235 है। तो ईरान वो यूरेनियम एक्सट्रैक्ट कर 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 के पिछले 20-30 सालों से, तब जाके वो इस काबिल हो रहे हैं कि वो यूरेनियम करते, लेकिन अब आई डोंट नो सिचुएशन क्या है। ठीक है, अब आपको बताने लगा हूं कि यूरेनियम के ऊपर जब न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट होती है, यहाँ पे ये दो रिएक्शन एलिमेंट बन गए हैं। MO से पता नहीं क्या बनता है,
मुझे नाम नहीं याद, एक लिथियम है, एक पता नहीं मैग्नीज है क्या है, एमएन मैग्नीज है, कोई और एलिमेंट है। अच्छा, 2 न्यूट्रॉन बन गए और एक्स है। मुझे बताइए मैंने एक्स की जगह 7 क्यों लिखा है? एग्जाम में आगे क्वेश्चन कहते हैं एक्स फाइंड भी करें ना आगे, ये देखें आगे एक्स मांगेगा तो एक्स को 7 क्यों लिखा है, पहली बात तो ये जरा देखते हैं बच्चों। राइट हैंड साइड पे जरा चेक करो एटॉमिक मास कितना बनता है। 235 प्लस 2 1 कितना बन गया सारा, गिनो 236। तो गर्ल्स एंड बॉयज जरा इन दोनों को ऐड करें, शाबाश। 95 प्लस 139 और प्लस 2 न्यूट्रॉन भी हैं, 2 न्यूट्रॉन भी हैं, तो 2 न्यूट्रॉन का मास 2 होता है। इन दोनों को ऐड करते हैं, शाबाश। आर्यन ऐड करो। 236 ही बन रहा है। बन गया। सो इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन लेफ्ट साइड का जो टोटल मास नंबर है वो राइट साइड के मास नंबर के इक्वल है कि नहीं है? प्रूव कर दिया मैंने। अच्छा, अब जरा आते हैं एटॉमिक नंबर के ऊपर। एटॉमिक नंबर की स्टोरी में रेड कलर से लिखता हूं। एटॉमिक नंबर इस साइड पे एटॉमिक नंबर कितने हैं बच्चों? गौर से देखना है प्लीज, दिस चैप्टर इज वेरी डिटेल। 92। राइट साइड पे चेक करते हैं 42 प्लस 57 कितना होता है, चलो ऐड करो। 42 91 है, प्लस नहीं 57 99 बन रहा है। 99 बनता है। अब जरा चेक करें इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? इंक्रीज। तो राइट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे एटॉमिक नंबर 7 ज्यादा है, तो कितने बीटा पार्टिकल निकले होंगे? 1 2 3 4 कितने निकले होंगे? आपने अभी पढ़ा, शेर ने बताया था कि गजन ने एक बीटा पार्टिकल, शेर ने कहा था एक एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो कितने पार्टिकल्स निकले हैं? 7 निकले होंगे। 7 निकले हैं। डैट्स पे बच्चों इस x की जगह 7 आ जाएगा और E-10 का मतलब बीटा पार्टिकल है। पहले तो बताएं ये बात क्लियर होगी आपको? अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जब ये रिएक्शन हुआ होगा तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई होगी, कितने जाउल्स, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट? किसी के माइंड में वैसे कोई तरीका है निकालने का कि इस पूरे न्यूक्लियर रिएक्शन में से कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी? मतलब 5000 जाउल, 10,000 जाउल्स, या कोई मेथड E=mc² कैसे अप्लाई करें? एनीवन? अगर नहीं आता नो सर बोले, फिर मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन आपके सामने रफ कॉपी कैलकुलेटर होना चाहिए, अदरवाइज समझ नहीं आएगी। है? चलिए अब आपको बच्चों में इसका ना तरीका बताता हूं। गेट रेडी बच्चों। एनर्जी रिलीज निकालने का मेथड मैं आपको 2-3 स्टेप यहां पे लिखता हूं, आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। आपने इक्वेशन लगानी है E=Δm × c²। कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो? अच्छा, c आ गया स्पीड ऑफ लाइट। नाउ गर्ल्स एंड बॉयज, ये जो डेल्टा m लिखा हुआ है इसकी 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं मास डिफेक्ट और एक को कहते हैं मास एक्सेस। मास डिफेक्ट क्या होता है? जब आपके पास रिएक्टेंट एरो से पहले पहले हैं और ऑल प्रोडक्ट्स एरो के बाद हैं। जब कोई स्टूडेंट रिएक्टेंट की टोटल मास निकालता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। रिएक्टेंट की टोटल मास निकालते हैं और फिर सारा क्या होता है, प्रोडक्ट की टोटल मास निकालते हैं, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट की मास स्लाइटली लेस हो, यानी रिएक्टेंट की मास लार्जर हो और प्रोडक्ट की मास कम हो, इसका मतलब है इसको मास डिफेक्ट कहते हैं। इस केस में मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। प्लीज ये फोकस रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं। मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी रिलीज हुई है। क्या हुई है? रिलीज हो गई, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, सपोज करेंगे रिएक्टेंट की मास आती है 100 ग्राम्स और प्रोडक्ट की मास आती है 98.5 ग्राम्स। मुझे बताएं 1.5 ग्राम कहां चला गया? तो E=mc² जब हम लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे E=mc² अगर शेर रिप्लाई करेगा तो शेर यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मास का डिफरेंस लगाएगा, 1.5 ग्राम्स लगा लेगा, तो ग्राम का मतलब -3, इधर स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर करेगा, आंसर शेर का जाउल्स में आ जाएगा। ये इक्वेशन इस तरह अप्लाई होती है कि रिएक्टेंट की टोटल मास और प्रोडक्ट की टोटल मास और उन दोनों का डिफरेंस। चलो अगला आप खुद कंप्लीट करो, कौन बताएगा?
नेक्स्ट, मास एक्सेस क्या होगा? रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। शाबाश। दूसरा स्टेप, टोटल मास total निकालेंगे। गुड। रिएक्टेंट क्या आ गया? प्रोडक्ट की ग्रेटर होगी तो यस, वेरी गुड। अब टोटल मास प्रोडक्ट की ग्रेटर हो जाएगी, इसकी मास ग्रेटर हो जाएगी। इसका मतलब ये है, इसको कहते हैं मास एक्सेस। इस केस में एनर्जी रिलीज नहीं हुई, एनर्जी क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई सराउंडिंग से। सो गर्ल्स एंड बॉयज, ये जो इक्वेशन है ये एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। कैसे? जब एक पूरी केमिकल इक्वेशन गिवन होगी तो अब सारा के माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर नुमान अभी आपने कहा था कि मास नंबर लेफ्ट साइड और राइट साइड पे सेम था और आपने 236 प्रूव भी किया, तो यहाँ पे आपने कम कैसे कर दिया? सारा जब के माइंड में क्वेश्चन लाजमी होगा कि इस साइड पर 100 ग्राम है, आपने 98.5 कर दिए, ये कम कर दिए सर आपने। लेकिन अभी आपने हमें पढ़ाया कि सर राइट साइड पे अगर 236 था इधर, तो लेफ्ट साइड पे भी 236 था। लुक, ये मैंने प्रूव किया ना बच्चों। मैथ नंबर कांस्टेंट रह सकता है एरो से पहले एरो के बाद, मैथ कांस्टेंट नहीं रहता। देयर इज अ बिग बिग डिफरेंस। बच्चे समझते हैं मैथ नंबर एंड मैथ दे आर द सेम थिंग्स, ऐसी बात नहीं है। अभी तो क्या है, अभी तो जब मैं पास पेपर स्टार्ट कराऊंगा यू विल सी A2 में ऐसी चीजें खोलेंगी ना, आपको पता चलेगा ए लेना या स्टार लेना इतना आसान नहीं है। जो लोग और कॉन्फिडेंट उनको समझ आएगी। रिएक्टेंट की मास टोटल और प्रोडक्ट की मास टोटल सेम नहीं होती, मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेफ्ट और राइट का, न्यूक्लियर चार्ज सेम होता है लेफ्ट और राइट का, मोमेंटम सेम होता है लेफ्ट और राइट का। चार चीजें सेम हो सकती हैं लेकिन मास कभी भी सेम नहीं होती। बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या चार चीजें सेम होती है? बोले शाबाश, बोले। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या चार चीजें सेम हो सकती हैं एरो से पहले एरो के बाद? बोले। एटॉमिक, मास नंबर, मोमेंटम। एटॉमिक नंबर, फिर शाबाश मास नंबर, शाबाश। बाकी लोग भी बोल दें प्लीज, सारी मैंने भी करनी है। नेक्स्ट, चार्ज वगैरह। न्यूक्लियर चार्ज, शाबाश। और मोमेंटम। याद है एस में हम रटा मारते थे विच टू क्वांटिटीज आर कंजर्व इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन, ये वो चीजें। लेकिन मास नंबर तो सेम होता है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में mass of the reactant is always greater than mass of the product। और जब ये केस हो इसका मतलब है आपके पास जो एनर्जी है वो क्या होगी? ये रिलीज होगी है। इसको मास डिफेक्ट कहेंगे, मास एक्सेस कहेंगे? बोले, बताएं शाबाश। मास डिफेक्ट, हाँ मास डिफेक्ट। चलो अब हम एक काम करते हैं, कैलकुलेटर है आपके पास? सबके पास? सर मुझे बात अप्लाई कर दो। सर ये जो इक्वेशन है ये आपने किस तरह सॉल्व की थी जो आपने पहले की थी? ये 235 एंड 92 यूरेनियम, ये किस तरह को करते हैं ये इक्वेशन सॉल्व? गुड। पहली बात पहला ये कि आपको एलिमेंट आपने याद नहीं करने होते, आपको सिर्फ एक आध एलिमेंट के एटॉमिक नंबर मास नंबर गिवन होते हैं, बाकी मिसिंग फिल करने होते हैं ना। वो इक्वेशन फिल हो जाती है। तो वो किस तरह? वो तो एटॉमिक नंबर लेफ्ट साइड का और राइट साइड का इक्वल करना है ना। आपको ये समझ नहीं नंबर्स ठीक है। ये आपको समझिए 7 कैसे है ये वाला? हाँ देखो लेफ्ट साइड पे एटॉमिक नंबर कितना है चेक करो। 92। अच्छा राइट साइड पे 42 57 को ऐड करो, 99 बन गया। हाँ 99 बन गया। तो ज्यादा क्यों हो गया? 9 92 से 99 7 ज्यादा हो गया। 7 ज्यादा हो गया ना। हाँ तो 7 बीटा पार्टिकल निकल गए ना। 7 बीटा पार्टिकल निकल के। ठीक है, अच्छा ये बात समझ आ गई। अच्छा मैथ नंबर प्रूव करता हूँ। मैथ नंबर कितना है? 235 प्लस एक न्यूट्रॉन और ऐड कर दो, 236। 235 236। राइट साइड पे 95 प्लस 139 प्लस 2, 95 प्लस 139 प्लस 2 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से मैथ नंबर इंपैक्ट होता है, ठीक है। हाँ इन तीनों को ये भी बनते 236। अच्छा वो वैसे भी सेम ही रहा है। ठीक तो मैंने एटॉमिक नंबर मैथ नंबर प्रूव कर दिया, मोमेंटम भी सेम है लेफ्ट राइट पे, न्यूक्लियर चार्ज भी सेम है। जो चीज सेम नहीं है वो पता है क्या है? मैथ है। अच्छा अब आप कहते सर नुमान हम नहीं मानते मैथ सेम है, मैथ सेम नहीं है। आप, मैं तो कह रहा हूँ ना मैथ सेम नहीं है, आप कहते सर मैथ सेम है, हम चेक करते हैं। अब आपको एक ऐसा टेबल गिवन होगा, ऐसा टेबल गिवन होगा। अब टेबल में सबसे पहले देखिए क्या क्या गिवन है, जरा गौर से देखना।
मैं शेड करूंगा। सबसे पहले यूरेनियम की मास गिवन है, हमें लगता है कि यूरेनियम की मास 235 है। ओ भाई इस चैप्टर में एक डेसिमल आपने आगे पीछे किया ना, गेट रेडी 10 में से 2 मार्क्स, ये नहीं मिलेंगे आपको मार्क्स। करना क्या है, टेबल में देखो 235.13, कैलकुलेटर निकालें, शाबाश। इसको इसको ऐड कर दें, इन दोनों को, दोनों ग्रीन को ऐड कर दें, और जो ब्लू वाले हैं ना उनको ऐड कर दें। एक ब्लू, दूसरा ब्लू, और तीसरे ब्लू के साथ 7 लगा के ऐड करेंगे, तीसरे ब्लू के साथ 7 लगा के ऐड करेंगे। तीनों ब्लू को ऐड करें और तीनों ग्रीन्स को ऐड करें। 2 ग्रीन्स हैं 3 ब्लू हैं बच्चों, इनको आपस में ऐड करें। जो ग्रीन है वो रेक्टेंट आ जाएंगे और जो ब्लू है वो प्रोडक्ट आ जाएंगे। आई वांट रेक्टेंट प्रोडक्ट बोथ। चलिए जल्दी करें। ग्रीन वाले रिएक्टेंट है बच्चों, मुझे इसकी टोटल यूज बताएं। आपका आंसर यू में आएगा, अच्छा। और ब्लू वाले जो प्रोडक्ट्स हैं बच्चों उसके टोटल यूज बताएं। आपके सामने टेबल है। देखो फिजिक्स एक बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप जिस तरह से टेक्निक सीखेंगे आप उसको अप्लाई करते जाएं, आपके लिए कोई मसला नहीं ग्रेड लेना। आपने टेक्निक कॉन्सेप्ट जहां से भी लैग करेगा आपका ग्रेड गिरेगा। सर प्रोडक्ट्स का 232.9 बन रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में आपने रिएक्टेंट की टोटल मास जो मैंने ब्लू से शेड की है, सॉरी प्रोडक्ट की, और रिएक्टेंट की मास जो मैंने येलो से शेड की है, ये ग्रीन से, इनको अब एड अप करके माइनस करें ताकि आपको पता तो लगे ना कि मास डिफेक्ट है या मास एक्सेस है। तो चलें, जिन पे स्टार लगा रहा हूँ ये रिएक्टेंट्स हैं, इनकी मास को टोटल करके दिखाएं, और जिन पे टिक लगा रहा हूँ ये प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मास को टोटल करें, सिर्फ इसको 7 से मल्टीप्लाई करें लास्ट वाले को। सर रिएक्टेंट्स का आ रहा है 236.13163 एक मिनट, 236.13 163 13163 सही है बच्चों। ये डेसिमल सारे लिखना जरूरी है इस चैप्टर में। ओके, इतने यूज आ गए। और प्रोडक्ट में क्लास में 10 बच्चे हैं, उनसे प्रोडक्ट की मैं यूज नहीं आ रही माशाल्लाह। बोले ना क्या यूज आते हैं प्रोडक्ट के। आलियान, हाशिर, प्रोडक्ट की यूज कितने आते हैं? सर 233.9। 233 पॉइंट बस 9 पे एंड हो जाता है। इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है इसको हाशिर, ये जो नंबर था। नहीं सर। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। दोबारा बताओ। 94.945 plus 138.995 plus 7 into this. टू 233.904 एक मिनट, 233.904 233.904। लेकिन मेरे पास जो कैलकुलेशन आ रही है उसमें जो प्रोडक्ट के आ रहे हैं वो 235.9 आ रहा है। बाकी ट्राई करें, वैसे 233.904 आता है। मेरा यही आ रहा है। अच्छा सर मेरा 235.921103 आ रहा है। ये देखो आशा, आई थिंक इनने न्यूट्रॉन की नहीं ऐड की, 2 न्यूट्रॉन की। हाँ 2 न्यूट्रॉन भी है ना शहजादी। ओहो 2 न्यूट्रॉन भी है, 2 न्यूट्रॉन भी है, प्लस 2 न्यूट्रॉन भी करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो आशिर। ठीक है, ये आएगा 235.9 आ जाएगा, समझ गया मैं, 235.9 आ जाएगा सारा। ठीक है 235.9। ठीक है, अब गर्ल्स एंड बॉयज देखें, आपके पास रिएक्टेंट भी आ गए हैं, प्रोडक्ट भी आ गए हैं। अब हम देखते हैं मास डिफेक्ट है या मास एक्सेस है, चेक करते हैं। चलो करो चेक। रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट ज्यादा है? रिएक्टेंट डिफेक्ट ही है। रिएक्टेंट, तो चेंज इन मास निकालो शाबाश। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ये ओ लेवल वाला न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं है, बस अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज पढ़ी और हाफ लाइफ पढ़ा, चैप्टर खत्म। ये प्रॉपर सर, आपको पता चलेगा। इसका वो 0.210527 0.210 527 0.210 527 27। अच्छा मेरा ये यूज, डिफरेंट आ रहा है। मुझे लगता है सारा यहाँ से मिस्टेक हो रही है आपसे।
नहीं, मैंने यही किया है, 235.9 को यूज किया था, 0.23163 आ रहा है मेरा। एक मिनट, 0.23163 163। ठीक है। बाकी लोग प्लीज चेक कर लें यार, ये आंसर आता है कि नहीं आता। माइनस में आना चाहिए था वैसे। माइनस में क्यों? अच्छा नहीं, रिएक्टेंट ज्यादा है ना। पॉजिटिव आएगा, ठीक है पॉजिटिव आएगा, सॉरी। सही है, रिएक्टर मैंने प्रोडक्ट करोगे पॉजिटिव आएगा। अच्छा गर्ल्स एंड बॉयज, एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। देखो मैथ डिफेक्ट जब आता है ना, तो रिएक्टेंट ज्यादा है प्रोडक्ट कम है, तो हमने प्रोडक्ट रिएक्टेंट को माइनस करना होता है। ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, तो मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ ये प्रोडक्ट आ गया माइनस रिएक्टेंट आ गया, पर आपका आंसर यही आएगा लेकिन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है सही है। अच्छा अब ये जो आंसर आ गया ना, इसको बच्चों रेडी हो जाए ये यू की फॉर्म में। अब यू की जगह आप लगाएंगे 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 27, ठीक है 1.66 10 पावर माइनस 27, ये यू की वैल्यू है इन किलोग्राम्स। अब आपका जो मैथ्स का पूरा ये आंसर है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सारे का सारा किलोग्राम में चला जाएगा। करें 1.66 10 पावर माइनस 27 करें। मैं फिर कह रहा हूँ जो सॉल्व सॉल्व नहीं करे उनको कुछ समझ नहीं आएगा, जो मर्जी कर लें, देखने से तो चैप्टर आता ही नहीं है वाला। 3.85 10 raised to power minus 28। अच्छा ये सिर्फ मैथ्स आ गया, क्या आ गया मैथ्स। जी मैथ्स। अब गर्ल्स एंड बॉयज ये मैथ्स इधर लगा दो, क्या बोले 3.85 10 raised to power minus 28। ओके ये आ गया आपका मैथ्स डिफेक्ट का आंसर, माइनस में था, और इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 का स्क्वायर। नाउ यू विल गेट एनर्जी रिलीज इन दिस केमिकल रिएक्शन, ई को एमसी स्क्वायर में आप इसको पुट कर देंगे। अच्छा चेंज इन मास इनटू सी स्क्वायर, अब आपका आंसर यूं आ जाएगा। ये एग्जाम सेल क्वेश्चन मैंने आपको करा दी है, हाउ टू अप्लाई दिस इक्वेशन। करें कितना आंसर बनता है 3.46 10 raised to power minus 11। सही है, तो ये बन गया 3.465 कर देता हूँ, 3.5 इंटू 10 पावर माइनस 11 जाउल्स। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। गुड, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें। तला नींद आ गई है? जी सर। सोई नहीं दिन को, बस ये खत्म करो, 5 मिनट और, तो आधा चैप्टर आज हो जाएगा, आधा कल हो जाएगा, इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आ गया। असल में लेक्चर देना हो तला फिर तो फौरन खत्म कर दूं ना, साथ साथ सिखा भी रहा हूँ ना। कितना आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? 2.2 10 raised to power 8। 2.2 इंटू 10 पावर 8 ईवी। अब मुझे बताएं सारा कैसा फील कर रही है, ई को एमसी स्क्वायर अप्लाई करना आया आपको? एनी क्वेश्चन बच्चों? खैर बाकी कल पढ़ा दूंगा, मुझे बताएं बाकी समझ आ गए हाउ टू अप्लाई। तो स्टेप्स बता दूं इसके, देखो सॉल्व करने की बात नहीं, लुक एट दिस स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट निकालना है। देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, स्टेप 1 मास ऑफ द रिएक्टेंट निकालना है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, इसकी यूज बताने हैं इन यूज, ठीक है। फिर मास ऑफ द प्रोडक्ट निकालना है, इसकी यूज टोटल, ठीक है। फिर आपने क्या करना है बच्चों, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा एम। ये डिसाइड करेगा मास डिफेक्ट है या एक्सेस है। बताएं नेगेटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, बोलो। पॉजिटिव हुआ तो एक्सेस होगा, नेगेटिव हुआ तो डिफेक्ट होगा। अब ये जो अच्छा इस इक्वेशन में पुट करना है, इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन। इसको बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन कहते हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, फिशन क्या है, फ्यूजन क्या है, डिके क्या है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन है। अच्छा बाइंडिंग एनर्जी इक्वेशन इसके अंदर आप डाल देंगे और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दिस विल टेल यू हाउ मच एनर्जी इज बीइंग रिलीज इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर फोर्थ। सारा क्लियर? कितने लोगों की हिम्मत लगती है पढ़ाऊं आगे, नहीं तो बताएं। थक गयो?
पढ़ा लें सर? पूछ लेना बाकियों से, समझ आती तब पढ़ाऊं ना, मेरे तो कोई इशू नहीं है। वैसे आगे कुछ एग्जांपल थी, आगे वैसे नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से, बाइंडिंग एनर्जी वगैरह। हाँ बच्चों करना आगे। सर बाकी बस कल ही कर लें।